राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 11 ऑफ क्रैक एमपीपीएससी स्टडी ब्लॉग। मैंने यहाँ स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 12 बजे, 12:10 पे। और कल मैंने जैसे कि आपको ब्लॉग में भी बताया कि 2019 का मैं जो जीएस पेपर 1 है वो सॉल्व कर रही थी और मेरा थोड़ा सा रह गया था, तो वो मैंने शाम को ही पूरा कर लिया था कल। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2020 का। तो मेरी कोशिश आज ये रहेगी कि ये 2020 का मैं पूरा सॉल्व करूं, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब घर में पढ़ते हैं तो हम टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। वहाँ पे हमको 2 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हम कर भी लेते हैं। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं शायद 4 घंटे लगा रही हूँ एक पेपर बनाने के लिए जिसमें 100 क्वेश्चंस है। तो कल मेरा ये टारगेट था कि सिर्फ रीडिंग ही देनी है, थोड़ा सा उसके बारे में लक्ष्मीकांत के नोट्स से देखना है या इधर उधर के, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि एकदम 4 घंटे लग जाए। तो कल मैं यही सोच के रखी थी कि मैं नहीं, अभी 2 घंटे में ही मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरा पेपर हो जाए। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट या आधा घंटा इधर उधर, लेकिन मुझे एकदम 4-4 घंटे नहीं लगने चाहिए एक प्रीवियस ईयर पेपर बनाने में। तो आज मैंने 2020 का उठाया है और मैंने सुना है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन आया था। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। एमपी वाला पोर्शन मुझे थोड़ा सा इजी लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने इसका पढ़ा भी है। और पॉलिटी का जो सेक्शन है वो अभी भी मुझे थोड़ा टफ जाता है और कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हो चुकी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या एमपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका अभी लक्ष्मीकांत में जो चीफ कमिश्नर का जो टेन्योर है वो 3 साल का या 70 की एज तक दिया है। और जो मैं पुणेकर की सॉल्व करी थी उसमें 5 इयर्स दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि अभी रिसेंट वाला कौन सा है। आप गूगल पे भी जब सर्च करते हो तो आपको इतना सारा डेटा मिलता है। तो जो भी आपकी ऐसी डाउटफुल चीज़ें हैं उसको आप कोशिश करो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही कंफर्म करना, या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनके लेटेस्ट एडिशन से ही कंफर्म करना, अदरवाइज आपका गलत भी हो सकता है। जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे बुक्स के हो गए कि ये बुक किसने लिखी है, जो सेइंग्स हो गई कि ऐसा ऐसा इस पर्सनैलिटी के बारे में किसने कहा है, तो ये मैंने अब बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले मैं जब MPGK वाला स्टार्ट करूँगी रिवाइज करना तब मैं लिखूँगी, लेकिन ऐसा सोचते सोचते ये चीज़ पोस्टपोन ही होते जा रही है। उससे अच्छा मैंने सोचा कि अब जहाँ से भी स्टार्ट हो सके वहाँ से मुझे लिखना चालू कर देना चाहिए। अभी मैं अगर 2020 का पेपर कर रही हूँ, उसमें मुझे 2-3 बुक्स के बारे में आया है तो मैं वहीं से लिख रही हूँ। अब जब भी मैं रिविजन करूँगी वापस से ये चीज़ आती है तो भी मेरे पास लिखा हुआ रहेगा। कहीं भी कुछ चीज़ छूटने की गुंजाइश मैं नहीं रखना चाहती। ये जो लक्ष्मीकांत के पीछे अमेंडमेंट्स का शॉर्ट नोट्स दिए हैं और आर्टिकल का दिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके लिए आप कितना भी उनको थैंकफुल कर लो बहुत कम रहेगा। क्योंकि अभी तो मैंने उसको अलग से निकाल के स्टेपल करके अपने पास नोट्स में रख लिए हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फट से मैं उठा के वो देख लेती हूँ कि हाँ हाँ ये वाला अमेंडमेंट इस साल में हुआ था और इसमें ये चेंजेस आए हुए थे। आर्टिकल्स में भी सेम, ये आर्टिकल किसके बारे में है फट से आप जो है ज़्यादा बिना टाइम लगाए देख सकते हैं। तो ऐसे हैंडी नोट्स जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं या टेस्ट सीरीज में भी कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आप जाके लक्ष्मीकांत नहीं उठाओगे, या जाके आपकी जो रेफरेंस बुक है मेन उसको जाके नहीं उठाओगे कि ये कहाँ दिया गया था। या तो आप आपके खुद के नोट्स बना लो और ऐसे किसी बुक में अगर टेबल्स या लिस्ट दी हुई है तो उसको या तो फोटो खींच के प्रिंट आउट ले लो या फिर जेरोक्स करा लो, या तो खुद के हाथ से लिख के रख लो। अभी मैं लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि फॉरेस्ट में रिटन एग्जाम नहीं रहती है, तो मैं बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ एकदम ही ज़रूरी है कि इसके शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं दिए हैं उसी को मैं लिखूँगी। और फॉरेस्ट से याद आया कि जो टेलीग्राम ग्रुप्स है यार, उस पर ऐसा सब लोग बोल रहे हैं कि 2024 में वैकेंसीज नहीं आने वाली है। तो अभी कल ही मैंने वो चीज़ देखी, सभी बात कर रहे थे कि भोपाल के वन विभाग में गए भी थे, वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो 24 या फिर अगले 2-3 साल के लिए फॉरेस्ट की वैकेंसीज नहीं आएगी। और जो इस साल भी था तो वो
जनरल कैटेगरी में ACF की पोस्ट नहीं आई थी। रेंजर की काफ़ी थी पर ACF की नहीं थी। अब जो इंसान इतने सालों बाद, जैसे मेरे जैसा इंसान इतने सालों बाद जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसने एक ही अपना एम रखा है कि नहीं मुझे फॉरेस्ट में ही जाना है, ACF ही पोस्ट लेनी है, तो उसके लिए ये चीज़ कितनी डिमोटिवेटिंग रहेगी। लेकिन मैं अभी खुद को यहाँ रोकना नहीं चाहती। मैंने जो सोचा था, जैसा सोचा था, मैं वैसा ही करूँगी। और एग्ज़ाम जैसे अभी 17 दिसंबर की जो हुई है, तो अब मैंने थोड़ी अपनी पेस पकड़ी है, तो मैं उसी पेस में अब चलना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी अभी उसमें गैप या डिस्ट्रैक्शन या डीमोटिवेशन नहीं लाना चाहती। मैं अभी बस इसमें जो भिड़ गई हूँ, तो फॉरेस्ट ही मुझे करना है। अब चाहे अगले साल नहीं आए, उसके अगले साल आए या उसके अगले साल आए। और वैसे भी अगर सिविल सर्विसेज भी देना है MPPSC का, तो सिर्फ फॉरेस्ट्री वाला पार्ट छोड़ के बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है, तो पहले तो यही पढ़ना है ना। तो ऐसे न्यूज़ से मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगी और अपनी जैसी पढ़ाई थी वैसी मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है, मेरे इस सिलेबस के 3-4 रिवीजन हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ दे के मैं खुद अच्छा स्कोर बनाने लगती हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज का कुछ देना है कि नहीं। लेकिन तब तक तो मैं बिल्कुल भी फॉरेस्ट के जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। जब UPSC और IAS का मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं दूंगी, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इससे कम लेवल वाली एग्ज़ाम SSC के लिए प्रिपेयर करते हैं। SSC CGL वगैरह देंगे, थोड़ा सा उसका UPSC के लेवल में उसका जो पैटर्न और सिलेबस है थोड़ा लाइट लगेगा। तो मैंने उसकी तैयारी भी स्टार्ट की थी, जस्ट स्टार्ट की थी। और किसी को अगर याद होगा तो 2017 में शायद कोई बड़ा घोटाला हुआ था SSC वाला। मैंने बस स्टार्ट किया और वो घोटाला हुआ, और दिल्ली में सब स्टूडेंट्स पहुंच गए थे, जहाँ तहाँ सबने बहुत रैली निकाली थी। ये ऐसा कुछ तो भी हुआ था। तो वहाँ पे भी मैंने गिव अप कर दिया था कि मैंने बस एक चीज़ पकड़ी और उसमें भी ये ऐसा हो गया। तो इस बार मैं वो चीज़ अपने साथ नहीं होने दूंगी। भले ही अभी सभी बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट की नहीं आएगी वैकेंसी, आप सिविल सर्विसेज का पढ़ो, लेकिन मैं अपनी यही तैयारी कंटिन्यू रखती हूँ। क्योंकि एक टॉपर का मैंने इंटरव्यू देखा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा, पर MPPSC वाले ही टॉपर का था। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि 2019 का जैसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, एग्ज़ाम फिर से हुई, पोस्टपोन हुआ इतना। और अगर कोई बंदा है जो 2019 का एग्ज़ाम दे रहा है और वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार MPPSC तो ऐसे ही करता है, एग्ज़ाम नहीं लेता बराबर टाइम पे, इस साल की अगले साल पे जाती है एग्ज़ाम, रिजल्ट नहीं आते, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही रहे हैं ना, बच्चे तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं। अभी 2019 का भी रिजल्ट आ गया, 2020 में भले ही वो एग्ज़ाम कभी भी हुई लेकिन सिलेक्शन हुए ही। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी और मुझे एकदम ये मन में बैठ गया कि हाँ यार, सिलेक्शन तो होती ही है। अपन भले ही SSC को गाली मारेंगे या किसी आयोग के बारे में बोलेंगे कि वो टाइम पे रिजल्ट नहीं देते या टाइम पे एग्ज़ाम नहीं लेते, लेकिन उसमें सिलेक्शन हुए ही है। ये बात तो सही है, वो इस साल हो, अगले साल हो या 3 साल बाद हो। अब वो जो सरकारी काम है या जो आयोग का काम है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम ये है कि हमको सिलेक्शन बना के देना है। और वो चाहे इस साल हो, अगले साल हो, तो हमको बस उसी के लिए भिड़ जाना है। जो ये ऐसी न्यूज़ आती है, अफवाहें भी रहती है, ये चलो किसी को कहीं से कुछ पता भी चला होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उस चीज़ से बिल्कुल भी भागेंगे नहीं या अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करेंगे नहीं, और बस उसी में लगे रहेंगे जो हमने सोचा था। 2019 का रिज़ल्ट आया है तो ग्रुप पे सबसे पहले शेयर हो गया। उसमें 1-2 बंदे ऐसे थे जिनका उसमें भी हुआ है, और सब जो पूर्वा मंडलोई मैम है उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि उनका उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। सिमी यादव मैम जो टॉपर्स में रही है, उनका भी 2019 में हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स का देखना रिज़ल्ट, क्योंकि क्या है ना, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं या बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे एस्पिरेंट्स को आप देखो, 19 से लगे हुए हैं और अभी उनका सिलेक्शन 2020, 21, 22 में भी हुआ है, और पिछले एग्ज़ाम में भी हो चुका है जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। तो उन्होंने कितने सालों तक मेहनत की, कितने सालों तक वो कंसिस्टेंसी बनाए रखी। ये नहीं कि उनका 20 में हो गया तो चलो वो चीज़ छोड़ दी, उन्होंने नेक्स्ट भी एग्ज़ाम दी, मतलब उनको तब तक वो चीज़ याद रही। अपना तो ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम दी और बस वो चीज़ भूल गए। तो ये
टॉपर्स में और हम एवरेज जो स्टूडेंट है उनमें वो चीज़ डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस को कैसे ओवरकम करना है ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना वो डिफरेंसेस को ओवरकम किए हम उनकी जगह पे नहीं आ सकते। अगर आप एवरेज है या बिलो एवरेज है तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको वो चीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं यहाँ कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रही कि पूर्वा मंडलोई मैम अगर 6 बजे उठती थी तो मुझे भी 6 बजे उठना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ रिक्वायर्ड है, अगर 5-6 घंटे की कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई तो वो करनी पड़ेगी। अगर टेस्ट सीरीज़ में आपको अपना एनालिसिस करना है तो वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने तो टेस्ट सीरीज़ दिए थे यार, मैं भी तो 6 बजे उठती थी लेकिन मेरा क्यों नहीं हुआ। आप ये तो देखिए कि आपने भले ही 6 बजे उठे लेकिन आपने सुस्ती में ही पढ़ाई की, आपको नींद ही आ रही है, आप एक ही पैराग्राफ में आधा घंटा हो गया आप वहीं पे है। कई बार होता है, मैंने खुद के बारे में भी ये चीज़ नोटिस की कि आधा घंटा हो जाता है मैं उसी पैराग्राफ पे हूँ, मेरा मन कहीं और ही चलते रहता है, दिमाग में दूसरे ही ख्याल रहते हैं। तो ये नहीं होने देना है। इसके लिए आप सामने एक क्लॉक लगा लो या टाइमर लगा लो कि अभी जैसे एक पेज मेरा अगर 7-8 मिनट में होता है या 10 मिनट में, तो आधे घंटे का मैं लगा लूँगी। इस आधे घंटे में मेरे 3 से साढ़े 3-4 पेज होने चाहिए। तो कैसा सामने अगर क्लॉक चल रही है या टाइमर चल रहा है तो आपके मन में एक डर और थोड़ा-सा आप हाई स्पीड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आता आपको समझ में वो भी है, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसी छोटी-छोटी टेक्निक आपको खुद के लिए ढूँढ के निकालनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या वर्क करता है। और टेस्ट सीरीज़ का भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने भी दिया है। जैसे मैंने भी लास्ट टाइम वाले इसमें दी थी, रैंक मेरी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं एनालिसिस कर रही थी कि मेरे कहाँ-कहाँ गलती हुई। एग्ज़ाम मैं आधे घंटे में ही दे देती थी। एक रीडिंग दिया, उसका आंसर लगाया, आगे बढ़े। रीडिंग दी, आंसर लगाया, आगे बढ़े। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो 2 से 3 घंटे का रहता था कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे मेरी गलत हुई और इसका सही आंसर ये है। फिर अगर वो टॉपिक मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने हिस्ट्री में वो इस जगह पे पढ़ा था या आर्ट एंड कल्चर में इस जगह पे पढ़ा था, तो मैं उस बुक पे जाके, उस पेज पे जाके वापस वो टॉपिक एक बार पढ़ती थी कि अरे हाँ, ये तो ऐसा-ऐसा था। अब मेरी एक रीडिंग हुई है, दूसरी रीडिंग हुई है, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं उसको तीसरी भी रीडिंग दूँगी, चौथी भी रीडिंग दूँगी और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें जो है हमको अपने ही लिए सोचनी पड़ेगी कि क्या वर्क कर सकता है। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे के ऊपर मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मेरा 2020 का जो पेपर है वो भी हो चुका है। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।